चलिए, नीट के 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर दिया है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं उदय शाह जी, जिनकी एक मोटिवेशन लाइन थी जिसको फॉलो करके उन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई की कि हम MBBS करते तो हैं, टॉपर बनने के लिए नहीं, रैंक लाने के लिए नहीं, डॉक्टर बनने के लिए, जिससे लोगों का भला कर सकें। तो अब देखिए, आपके स्टेट में 660 स्कोर किया इन्होंने नीट 2023 में लोकस एकेडमी की तरफ से। इनको बहुत सारी बधाई, इनके पेरेंट्स की तरफ से भी। मतलब पेरेंट्स तो हमेशा ही बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपने 2 साल 11-12 में प्रिपरेशन की कि नीट में 660 स्कोर कर पाए। और ऑल इंडिया रैंक जो इनकी थी वो 4719 जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। तो चाहेंगे तो कोई ना कोई एम्स ज़रूर मिल जाएगा उदय शाह जी को। और पूरा नाम इनका उदय शाह। नीट 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टेट टॉपर यहाँ लिखा है, मतलब टॉपर में फर्स्ट रैंक नहीं, लेकिन स्टेट टॉपर की लिस्ट में ज़रूर इनके नाम पड़े होंगे। फर्स्ट रैंक तो आपको पता ही है, राजदीपा सूत्रधर जी को आया है। सेकंड रैंक मारीदेव वर्मा जी का आया है। तो लेकिन टॉपर्स के लिए ही यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। इंटरव्यू लेंगे इस वीडियो में और सीखेंगे कि उदय शाह जी क्या क्या अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आए और नीट में इतना अच्छा कर पाए। आपके जैसे ये भी कभी वीक हुआ करते थे या फिर हमेशा स्टार्टिंग से ही बहुत ब्रिलियंट थे, फर्स्ट क्लास से ही बड़े टॉपर थे? तो एक एक करके जानेंगे। तो पहले उदय जी से पूछना चाहेंगे कि बताएं अपने नीट के स्कोर के बारे में, इंडिविजुअल स्कोर के बारे में, और कहाँ कहाँ आपने किस किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन लिया। जैसे कि मैंने बायोलॉजी में आया 340 के आसपास, केमिस्ट्री में 160 to 170 के आसपास और फिज़िक्स में 160। मैंने बायोलॉजी किया था PW से और यहाँ पर अभिजीत सर से बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, और केमिस्ट्री PW और साथ तो थे ही। और फिज़िक्स के लिए मैंने सौरभ सर को लिया था और PW में राजवंत सर जो कि लक्ष्य JEE में पढ़ाते हैं उनसे पढ़ा था। मेरा टोटल नंबर स्कोर आया था 660, कैटेगरी रैंक आया था 2535 एंड जनरल रैंक इज़ 4719। तो बताओगे, जैसे कि हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन तुम्हारी चली स्टार्टिंग से। जब से तुम छोटे थे तब से तुम्हारे स्कोर्स बहुत अच्छे आया करते थे, टॉपर हुआ करते थे, या अभी पहली बार 11-12 में आकर के आपने पूरी एनर्जी लगाई और अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए? मैं छोटा था तब हम लोग उदयपुर में रहते थे, काकराबन नामक एक विलेज में। वहाँ पर एक स्कूल था, वहाँ में मैं फर्स्ट था। फिर मैंने जब मेरी दीदी आई थी अगरतला में, तब हम लोग आए इधर। मैंने क्लास 5th 6th में मैं टॉपर नहीं था, 7th 8th से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। 8th में मैंने फर्स्ट किया था टॉपर, मतलब स्कूल में। फिर 9th 10th और 10th में तो हमारा कोरोना आ गया था, तो तब तो मौज ही मौज थे क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं देना पड़ा हमको। फिर आया 11th अच्छा था, तब भी थोड़ा कम था। 12th में बहुत अच्छा था क्योंकि हमने 12th में ही 11th फिर से कवर किया। जैसे कि सर की NTS में हमने परफॉर्म किया था, उसमें रात में मैंने पढ़ा था, 11th का रिवीजन किया था, ऐसे ही मैंने किया। तो मतलब लाइफ में था, कभी अच्छे थे बहुत, कभी उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब 11th आया तब से सीरियस हो गए, पढ़ाई अच्छे से की। थोड़ा सा 11th में उतना अच्छा नहीं हुआ तो 12 में आकर के जान लगाई। और हम लोगों का एक टेस्ट सीरीज चलता है, नीट टेस्ट सीरीज़, वो इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। अभी बाहर हम लोग इनसे बातें कर रहे थे, वहाँ पर भी इन्होंने बताया कि जब वो NTS शुरू हुआ तो इन्होंने 11th के टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करना शुरू किया, क्योंकि NTS के स्टार्टिंग के सिलेबस में 11th का ही रहता है। तो 12 में रहते हुए 11th की भी पढ़ाई, तो इसमें 11th के रिवीजन होने लग गए इनके। और पार्ट टेस्ट से इन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया अच्छे से, क्योंकि पार्ट टेस्ट में ही आप अपने टॉपिक्स अच्छे कर सकते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है, यू हैव टू स्कोर गुड स्कोर इन पार्ट टेस्ट। अगर आप पार्ट टेस्ट में अच्छा नहीं करेंगे, फुल टेस्ट में अच्छा करने का कोई चांस नहीं है। आप पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा नहीं कर सकते हैं अगर आपने पार्ट टेस्ट में अच्छा नहीं किया तो। जैसे फुल टेस्ट में पता चला आपका केमिकल काइनेटिक्स खराब है केमिस्ट्री में, और आप डायरेक्ट फुल टेस्ट देने लगे, तो वहाँ पर तो एक ही 2 क्वेश्चन आएगा केमिकल काइनेटिक्स का, तो जज नहीं कर पाओगे कि तुम्हें रियली में वो चैप्टर आता है कि नहीं। लेकिन अगर केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट टेस्ट दोगे तो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, अच्छा स्कोर करोगे कि नहीं उदय जी? कि अगर किसी का पार्ट मतलब इंडिविजुअल चैप्टर बहुत वीक चल रहा हो, 10-15 चैप्टर वीक हैं पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में, तो उसको फुल टेस्ट देने से फ़ायदा होगा या पार्ट टेस्ट? पार्ट टेस्ट। जैसे कि मेरा D ब्लॉक बहुत ही वीक था, मैंने 2-3 बार पार्ट टेस्ट दिए, फिर भी मार्क्स नहीं आए। मैंने फिर पूरा NCERT 2-3 बार रिवीजन दिया, फिर आया, मैंने कुछ अच्छा हुआ मेरा।
मतलब आपके अगर इंडिविजुअल टॉपिक्स वीक है ना तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पार्ट टेस्ट दीजिए, तभी आपके वो टॉपिक अच्छे होंगे। ये बताएंगे कि आपने जो ये प्रिपरेशन स्टार्ट की तो डेली रूटीन क्या हुआ करता था, कैसे आप पढ़ाई किया करते थे, डेली चैलेंजेस लेते थे कि हमें ये पढ़ना है, या फिर रैंडमली किसी दिन टेस्ट हुआ तो ये डिसाइड कर लिया, किसी दिन इस सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ तो ऐसे डिसाइड कर लिया? दिन में कितने घंटे पढ़ लिया करते थे, रात में कितने घंटे पढ़ लिया करते थे? मतलब ओवरऑल स्टडी रूटीन क्या रहता था इन 2 साल की जर्नी में? मेरा 11th में ऐसा कोई पार्टिकुलर रूटीन नहीं था, पर 12th में था। मैं जैसे कि NTS देने में क्लास 11th के जो टॉपिक्स थे मैंने एक वीक पहले से ही मैंने कवर करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि NTS 2 वीक्स में एक बार होते थे, तो फिर मैं 2 वीक्स में कवर कर लेता था 11th के टॉपिक्स, और 12th तो चलता ही था। ऐसे मैंने कवर किया 11th के टॉपिक्स। इसके बाद मेरा ओवरऑल तो मैं बोल सकता हूँ 8 to 10 आवर्स तो होता ही था। ऐसा कोई मैंने फिक्स नहीं था, मतलब ये तो चलता ही रहता है। अभी मतलब कभी एग्ज़ाम हुआ तो ज़्यादा पढ़ लिया, जैसे कि लास्ट में कुछ दिन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। जैसे कि लास्ट 7 डेज बिफोर द नीट मैंने 20 टेस्ट्स भी दिए 7 दिनों में, तब तो ज़्यादा पढ़ाई करना था। नहीं, वो बोलते हैं ना, जो रनर को देखिए जो दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं, जो लास्ट राउंड स्टार्ट होता है उसमें कितनी जान लगा के दौड़ता है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लास्ट में बहुत अच्छी सी एनर्जी लगाएं। वो बांग्ला की फेमस लाइन जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, शेष भालो तो सब भालो। आपको लास्ट में पूरी जान लगानी पड़ेगी, तभी आपका जो है। आप सोचिए जब आप बोर्ड के लिए पढ़ते हैं तो लास्ट के दिन अगर आप पढ़ाई ना करें तो बोर्ड्स में फेल हो जाएं कि नहीं। मेनली पूरी पढ़ाई लास्ट दिन ही होती, पूरी रात भर बैठ करके सारे PYQs आंसर क्वेश्चन रटते रहते हो, और वही तुम्हें ले जा करके 95% 96% पहुंचा देता है। अच्छा, बच्चों को बताओगे कि आपने बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कैसे चला के रखी? केमिस्ट्री के लिए क्या बोर्ड्स के लिए अलग से टीचर रखे और कंपटीशन एग्जाम के लिए अलग से रखे? बायो के लिए क्या किया? फिजिक्स के लिए क्या किया? बोर्ड्स के साथ मैनेज कैसे किया? क्योंकि अक्सर हो जाता है MCQ विथ थ्योरी कैसे लिखना है, तो कैसे बच्चे अपने बोर्ड्स के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम को मैनेज कर सकते हैं? जैसे कि मेरे केमिस्ट्री के लिए कोई बोर्ड्स का टीचर नहीं था, जैसे बायोलॉजी के लिए था और फिज़िक्स के लिए भी था। मैंने बायो में भी अच्छा किया, मतलब बोर्ड्स में मेरा 96.2 आया टोटल परसेंटेज। तो मैंने बायो में जैसे कि ब्रॉड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ा था, मतलब एग्ज़ाम के पहले, और शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने से मुझे लगता है केमिस्ट्री हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो बोर्ड्स में केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, मतलब सिर्फ MCQs डिफ़िकल्ट आए थे, मतलब ब्रॉड क्वेश्चंस ज़्यादा आसान थे। और फिजिक्स तो हो जाता है क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे कि 2-3 आते हैं, 5 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक, और हमारा प्रूफ्स ज़्यादा सीखना पड़ता है, और जो थ्योरी पार्ट उसमें भी करना पड़ता है फिजिक्स। मतलब वही जो डेरिवेशन और ये सब होते हैं वो आपको आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में वो लिखने को बोल देता है कि इसको प्रूफ करके दिखाइए। और मतलब जो आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं, जस्ट आप PYQs उठाइए, बोर्ड्स में देखिए कैसे तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। केमिस्ट्री में जैसा ये बोल रहे हैं कि एक MCQ टाइप के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, वहाँ पर भी स्टेटमेंट वाइज, वहाँ पर भी एजर्सन रीजन थे, और रियली में वहाँ ज़्यादा अच्छे एजर्सन रीजन थे कि नहीं, उसमें क्या अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे उधर। तो अच्छा, ये बताओगे नीट का पेपर लास्ट ईयर बहुत टफ था या फिर इस साल बहुत टफ था? जैसे लोग बोलते तो पहले साल का ज़्यादा टफ था, इस साल स्टेटमेंट्स थोड़े कम थे, पर केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड था, और बायो भी था थोड़ा हार्ड, मतलब तब भी पिछले साल से थोड़ा कम होता है। तो ये तो एग्ज़ाम है। ये तो देखिए, वो तो मतलब हमेशा अपनी लड़ाई सबसे टफ लगती है, अपने चैलेंजेस रैली में बहुत टफ लगते हैं, और जो जिसकी लड़ाई में खुद पार्टिसिपेट ही नहीं किए तो उसको जज करना बहुत टफ है कि नहीं। मेन एग्ज़ाम में अगर वहाँ गए होते तो फिर उसी एग्ज़ाम में इस बार भी जाते तो ज़्यादा रैली में अच्छे से जज कर पाते कि कैसा पेपर था। और रैली में बोला जाए तो 19-20 जैसा मान सकते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि बायोलॉजी में जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लास्ट ईयर थे, इस बार उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे कि नहीं, काफ़ी हद तक बायोलॉजी बहुत इजी था। हाँ, और लास्ट टाइम तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड और एजर्सन रीजन थे केवल बायोलॉजी में, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में ठूसे गए थे। इस बार केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो NCERT के एग्जैक्ट डेटा बेस्ड उठा करके दे दिए थे, 2-3 क्वेश्चंस, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम का कितना ग्राम, ये सब होगा, तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये एग्जैक्ट कोई डेटा उठा करके डाल देना, तो ऐसे ही क्वेश्चंस केमिस्ट्री के टफ हो गए थे। और ऑक्सीजन का एक था, हाँ, हीलियम, वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जैसे हीलियम ज़्यादा सॉल्युबल होता है O2 में या फिर नहीं।
वो एक क्वेश्चन था उन्होंने। हाँ हाँ, उसके लिए उन्होंने आंसर चेंज किए कि हीलियम की सॉलिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है ऑक्सीजन में। अभी लास्ट मैंने वीडियो डाला था कि कैसे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यही था, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनों पे था ये यूजेज वाली चीज़ें पूछ लिया, जो नॉर्मली यूजेज याद नहीं होते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे टफ यही होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे यूजेज होते हैं कि वो सुना ही नहीं होता है कभी, ऐसे भी यूज़ होता है। तो इस बार इसीलिए जो सोच रहे हैं हम लोग कि आप लोगों को वीकली कुछ पेपर प्रोवाइड करेंगे जो एनसीईआरटी बेस ऐसे यूजेज, ऐसे स्टेटमेंट, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हों जो सेम टू सेम जिस तरीके से इस बार नीट के एग्जाम में आए हैं आपको हेल्प कर सकें, वो हम लोग प्रोवाइड करें। अच्छा, तो अब ये इस मुद्दे पे आते हैं कि आपने एनटीएस के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्मूथली चलती रही, और एनटीएस के साथ साथ और कोई ऑफलाइन टेस्ट दिया था क्या? मैंने आरबीटी लिया था, जो कि एस एन तिवारी सर के उधर भी दिया था मैंने आरबीटी, और इधर एनटीएस दिया था। एनटीएस के लिए मैंने बोला ही था, मैंने 11th ज़्यादा कवर किया। एनटीएस के पार्ट टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से दिया था, उनमें ज़्यादा नंबर आते थे एज़ कम्पेयर टू फुल टेस्ट। फुल टेस्ट में लास्ट फुल टेस्ट में मेरा 619 आया था, पर एग्ज़ाम में 660 आ गया। वो तो मेहनत से थोड़ा आ ही गया, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा इजी था एज़ कम्पेयर टू एनटीएस। तब भी एनटीएस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू हेल्प। तो ऐसे अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे कि अगर एनटीएस में वो अच्छा स्कोर करते हैं तो उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सेम तरीके का स्कोर एग्ज़ाम में रह जाएगा या बहुत कम हो जाएगा? जैसे कि मेरा एनटीएस थोड़ा कम स्कोर आता था मेरा, तब भी आगे तो वो लोग, मुझे लगता है उन्हें अच्छे से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सीरियसली देना पड़ेगा। जैसे कि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए थे एनटीएस में, तो उसके बाद का एग्ज़ाम मैंने कम पढ़ा, फिर डाउन हो गया नंबर, फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, फिर आया ऐसा करके। मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है ना, वो सुना होगा कि अगर कम एज में सक्सेस मिल जाए तो लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे छोटे चाइल्ड आर्टिस्ट हो जाते हैं, छोटे ही बच्चे जो है स्क्रीन पे जाने लगते हैं, हीरो बन जाते हैं, तो आगे जा कर के उनकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्रेस हो जाती है, उतने ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते। ऐसे इनके अगर किसी टेस्ट में अच्छे हो गए तो नेचुरल होता है कि बड़े खुश हो गए, बढ़िया पढ़ाई चल रही, तो अगले टेस्ट में उतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई। ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने कम स्कोर किया, ठीक है, लेकिन और कम नहीं होने दीजिए, मेहनत करिए, उसको मोटिवेशन बनाइए। कम स्कोर लाना एक तरीके का मोटिवेशन भी तो है कि आपने पूरी जान लगाई और अगले टेस्ट में अच्छा स्कोर दिया, और अच्छा स्कोर लाना खुशी तो है, लेकिन फिर वो अगले टेस्ट के लिए वो डिमोटिवेशन जैसा हो जाता है कि अब तो सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, उतना अच्छा से पढ़ना नहीं है। तो जान लगाते रहेंगे, जो नंबर आ रहा है वो कंटिन्यू रखेंगे तो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और क्या अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे कि किस आइडियल पर्सन से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहे हैं, और शुरू से लेकर के, बचपन से लेकर के किसका ऐसा ड्रीम था, तुम्हारा ड्रीम था, मम्मी पापा का ड्रीम था, कब से सोचा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोली कि ये अक्सर एक लाइन फॉलो करते थे कि हमें एमबीबीएस पाना है, हमें एमबीबीएस की डिग्री लेनी है, इसलिए नहीं कि मुझे रैंकर बनना है, टॉपर बनना है, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की हेल्प करनी है। तो ये लाइन मुझे रियली में बहुत अच्छी लगी। तो तुमने कब से ये सब डिसाइड किया कि, और किसका ऐसा सपना था? जैसे कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चांस पा के एक डॉक्टर बनूं, तो मैंने वो अभी हो सकता है पूरा हो चुका है, मैं अभी जा सकता हूँ मुझे लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में। और मेरे एक मोटिवेशन जो देते थे वो तो मेरे फ्रेंड्स भी थे, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त थे, उनके साथ मैं हमेशा चलता था, वो लोग उन्होंने बहुत मदद की मेरी। और जो टॉपर्स थे जिन्होंने एनटीएस में हाई किया था, उनका मार्क्स देख के मैं भी मोटिवेट होता था। जैसे कि राजदीपा जी बहुत सारे एग्ज़ाम में 690 के आसपास आते थे, तो मुझे भी चाहिए था कि 690 आना, तो मैंने भी बहुत मेहनत की, पर नहीं मिला। ठीक है, 660 तो वो अच्छा नंबर ही है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लास्ट एग्ज़ाम में 690 नहीं आए थे। और एक टीचर है मेरे पीडब्ल्यू में, जैसे कि राजवंत सर, वो बहुत ही अच्छे फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनसे भी मैं बहुत मोटिवेट था। और सर तो है ही, क्योंकि मैं तो हमेशा साइकिल से आता था सर के यहाँ पे, सर वो मुझे बहुत पसंद करते थे, अभी भी बोलते हैं मुझे। चलो अच्छा यार, तो अपना भी ऐसे ही कोई आइडियल बनाइए। और एक छोटी सी चीज़ और इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का रूम एटमॉस्फेयर बना के रखा था, वॉल पे कुछ लिखते थे क्या, या अपना एक सेपरेट रूम बना के रखा था? रूम का कैसा एटमॉस्फेयर था, कैसे टेबल रखा था, कुछ पर्टिकुलर सोच करके बेड पे पढ़ते थे या टेबल पे बैठ के पढ़ते थे? ये थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे। और किस तरीके की बुक्स फॉलो की थी, स्पेशली बुक्स भी तो आप लोगों को ज़रूरी होता है, बहुत सारे बच्चों का, पेरेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है, बुक्स कौन सी बुक्स किया जाए?
मैं तो एक रेंट हाउस में रहता हूँ, तो अलग कमरा तो होने का कोई चांस ही नहीं है। पर मेरा टेबल था, 2 टेबल थे मेरे, और बुक्स जैसे कि मेरा फिज़िक्स के लिए ऐसे अरोरा था, फिर विनेश था, फिर केमिस्ट्री के लिए सर का बालाजी सर ने बोला था, बालाजी लेने को मैंने लिया था, और सर के नोट्स, और बायोलॉजी के लिए फिंगर टिप्स के कुछ MCQs और डॉक्टर अली के क्वेश्चंस मैंने किया था। चलो, तो आप लोगों को पता चल गया है कि कैसी बुक्स फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे लगभग पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे कैसे टेस्ट सीरीज से आपको हेल्प मिलता है, और अब बस डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, लड़ाई में लगे रहना चाहिए। अल्टीमेटली जो है आप अच्छा स्कोर कर ही जाएंगे। केमिस्ट्री में लगभग 170 स्कोर इनके हैं, बायोलॉजी में 340 के आसपास स्कोर हैं, और फिजिक्स में 160 के पास स्कोर हैं। और क्या चाहिए लाइफ में? फिर ऐसे हार्डवर्क देते रहेंगे तो अल्टीमेटली अचीव हो जाता है। और जहाँ से भी आपको सीखने को मिले, जैसे इनके फिजिक्स थोड़े से वीक चल रहे थे तो इन्होंने PW ज्वाइन किया, और वहाँ पर रजत सर हैं जिनसे ये काफ़ी मोटिवेट भी हुए, और इन्होंने वहाँ पर नीट के बैच नहीं ज्वाइन किए। इनको फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन चाहिए थे तो इन्होंने वहाँ पर JEE के बैच ज्वाइन किए और अच्छे से पढ़ाई की, जान लगाया पूरा। तो अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे इंटरव्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा और ये बताता रहूँगा कि जो ये टॉपर्स हैं इन्होंने कैसी कैसी चीज़ को फॉलो किया, कैसे अपने आप को स्ट्रगल में डाले रखा, डेली कॉन्टिन्यूटी बना के रखी, 2 साल तक जान लगाई अपनी, और कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है। खास करके उदय शाह जी ने कोई 9-10 से प्रिपरेशन नहीं ली है, 11 से जान लगाई है। तो वो बच्चे जो 11 से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे डिमोटिवेट नहीं होइए कि कुछ बच्चे बचपन से पढ़ रहे हैं तो वो बेस्ट हो गए और तुम हमेशा के लिए बेकार हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप 11-12 में जान लगाएंगे, लास्ट टाइम तक लड़ते रहेंगे, जैसे इन्होंने लास्ट वीक में भी 20 टेस्ट दिए, सुबह दोपहर शाम, ये सब करके अगर आप अच्छे से स्ट्रगल कर ले जाएंगे तभी तो आपका चेहरा चमकेगा, अच्छे से छा जाएंगे। अगर आप भी अगले साल नीट की प्रिपरेशन ले रहे हैं तो कमेंट करके अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, उदय शाह जी भी उसका रिप्लाई देंगे और हम लोग तो देंगे ही देंगे। चलिए फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए स्टूडेंट के साथ। इस वीडियो में बस उदय शाह जी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग भी इनको बधाई भेज सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।